कि थोड़ा गला खराब है। और सबसे पहले तो आप इस कड़कती सर्दी में हम यहाँ पे आए हैं, जो बहने सर्दी की मार झेलते हुए पहुंचे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कि सरकार ने हमें मजबूर किया हुआ है असल में, और ये आज हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये केवल हरियाणा के अंदर नहीं है, आज पूरे देश के अंदर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और मिड डे मील वर्कर जो है वो आज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। तीनों की है फेडरेशन है, तीनों की, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन, फिर मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन और आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तीनों जो है फेडरेशनों के आह्वान पे हमने ये आह्वान दिया था पूरे देश के अंदर कि हम पूरे देश के जो हमारे सांसद हैं, जो अभी संसद में बैठेंगे और वहां पे बजट बनाया जाएगा, बजट बनाते समय वो हमारे हक की आवाज उठाएं, वो संसद के अंदर बात करें और ये जो तीनों योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं को पर्याप्त बजट का आवंटन हो। मतलब इन तीनों स्कीमों के अंदर सरकार बजट में पैसे का प्रावधान करे, पैसे का प्रावधान वो इतना करे कि ये जो स्कीम है ये भी सही तरीके से चल सके, उसमें काम करने वाली जो वर्कर है वो तमाम वर्कर को पक्का कर्मचारी बनाया जा सके, उनको न्यूनतम वेतन दिया जा सके, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। ये इतना बजट का आवंटन उसके अंदर जरूर होना चाहिए। ये बात करने के लिए आज हम यहाँ रोहतक में भी अपने सांसद के पास जाएंगे और बाकी देश के अंदर भी, चाहे वो पक्ष के सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के सांसद हैं, सबके पास आवाज अपनी लेके जा रहे हैं कि इस संदर्भ में आवाज उठाइए। बात क्या है? बात तो ये है कि 1978 में तो आंगनबाड़ी शुरू हुई, 48 साल हो गए उसको। 48 साल में सरकार को जो चलाना था वैसे ना चला के लगभग उसको ताला लगाने की स्थिति पे वहां पहुंचा दिया। 2004 से मिड डे मील की स्कीम शुरू हुई है। वो पहले प्रकाश बोलते हुए बता दिया उन्होंने कि पहले से जब से ये भाजपा की सरकार आई है 4000 से ज्यादा स्कूल तो ये पहले बंद कर चुके हैं। अब जो है ये ट्रांसफर नीति दोबारा से लेके आने वाले हैं। जिस दिन वो नीति आएगी उस दिन 4 से 5000 स्कूल और बंद हो जाएंगे, और 4 से 5000 स्कूल बंद होने का मतलब आप मान सकते हो कि उसमें से कितने मिड डे मील वर्कर्स की नौकरी चली जाएगी। अभी राज्य और होंगी हमारे थोड़े पीछे बढ़ गए, लेकिन उनने जब नौकरी पर रखना है नहीं तो है कि किसी ना किसी तरीके से हथकंडों से आपको बाहर भेजना है तो वो करने लग रहे हैं। ऐसा ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर भी जो काम एनएचएम के हैं उनका बहुत सारे कामों को जो आशा वर्कर करती हैं उनको एनजीओ से करवाने की कोशिशें जारी है। अलग अलग राज्यों के अंदर जारी है, हरियाणा के अंदर भी जारी है। और जो हमारे बुनियादी काम थे, तीनों स्कीम वर्कर्स के जो बुनियादी काम थे उनको उन बुनियादी कामों से हटाया जा रहा है। जैसे आशा वर्कर्स का काम ये था कि वो जो है समुदाय के बीच में और स्वास्थ्य विभाग के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे और जो है वो गर्भवती महिलाओं की, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। जब एक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होता है स्वास्थ्य विभाग के पास, उससे लेके उसकी डिलीवरी तक, उसके बाद 42 दिन तक उसके बच्चे की और उस माँ की, जच्चा की, दोनों की देखभाल करना, बच्चों का टीकाकरण करवाना, ये मुख्य काम थे आशा वर्कर के। ऐसे ही मिड डे मील वर्कर का पूरक पोषाहार देना स्कूल का मुख्य काम था। ऐसे ही आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर में खेल खेल में शिक्षा और पूरक पोषाहार देना, ये काम जो थे इनके, लेकिन इनको इनके कामों पे नहीं छोड़ा जा रहा। आशाओं को कह रहे हैं आप एनसीडी का डाटा ऑनलाइन करो, आप जो है आयुष्मान के केवाईसी के कार्ड भर दो, आप दिव्यांगों का सर्वे कर दो, आप विधवाओं का सर्वे कर दो, अब आप फलाना काम कर दो, आज आप ढिकड़ा काम कर दो। जो फालतू के काम है, असल में जो जिस लक्ष्य के लिए आशा को लगाया गया था उससे हटा के दूसरे कामों पे उसको लगाया जा रहा है। ऐसा ही आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ भी हो रहा है। उनसे भी यही कहा जा रहा है, अनेक तरह के सर्वे, जितने सरकार के सर्वे हैं, स्वास्थ्य विभाग के तमाम सर्वे आशा वर्कर करेंगी, बाकी के जो बच गए वो आंगनबाड़ी वर्कर करेंगी। और स्कूल में ना ये पीएन लगाएंगे,
ना ये जो है कोई और जो है कोई स्वीपर लगाएंगे। सोचते हैं कि जो है पीएन का काम भी मिड डे मील वर्कर कर दे स्कूल के अंदर, जो है सफाई का काम भी मिड डे मील वर्कर कर दे स्कूल के अंदर। वो जो है कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसके बारे में उसका सही काम है वास्तविक, उस काम को करते हुए इस बात की संभावना भी है कि नहीं है, ये नहीं देखते, ना पक्का कर रहे हैं। ये हालात है आज। इन हालात के खिलाफ हम सब जो है एकजुट लड़ने की हमने जो है ये रणनीति बनाई है कि भाई हम अलग अलग भी लड़ रहे हैं, काफी दिन हो गए, और अलग अलग लड़के हम ना तो पक्के हुए अभी तक, ना हमारे जो है न्यूनतम वेतन फिक्स हुआ, और ना ही हमें कोई सामाजिक सुरक्षा मिली। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है बहनों कि जब आप नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी करके जब आपको विभाग का, अब आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, अब आप अपने घर जाओ तो घर खाली हाथ ना जाओ, तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दे, उसके आपको पेंशन दे, आपको हारी बीमारी हो जाती है तो विभाग आपका इलाज करवाए, आपका जो है विभाग में काम करते समय ड्यूटी पे रहते हुए आपकी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आपके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी विभाग ले। ये होता है सामाजिक सुरक्षा, इसको कहते हैं। जो कानून है हमारे देश के अंदर तमाम, इस बात का प्रबंध आज तक जो है हमें नहीं मिला है, ये मिले इसके लिए तीनों फेडरेशनों ने कहा है कि आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से हम अपने आंदोलनों को ऊपर उठाएंगे और केंद्र सरकार से जो है एक बार सीधी बढ़िया वाला जो है हम जो आंदोलन करेंगे उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। क्या वो उसकी वजह ये भी है कि भी राज्य सरकारों के पास जब हम जाते हैं बात करने, वो कहते हैं ये तो सेंटर की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार जो है इसके बारे में सोचेगी, हमने तो आपको दे दिया, बहुत दे दिया, ज्यादा दे दिया, सबसे ज्यादा दे दिया, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप केंद्र सरकार का आप देखें कि ये जो आशा वर्कर्स इंसेंटिव्स ले रही है, कई इंसेंटिव तो ऐसे हैं, ये डिलीवरी के 200 रुपए 2005 में तय हुए थे, आज 2022 आ गया, वो 200 ही रहे, 210 भी नहीं हुए 2005 से और 2022 तक। कितने सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो या तो 2005 में तय हो गए थे, फिर 2012 में तय हो गए थे, और उसके बाद से केंद्र सरकार ने केवल 8 एक्टिविटी को छोड़ के किसी भी इंसेंटिव्स के अंदर 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की, 1 रुपए की भी। 10 साल पहले, 15 साल पहले महंगाई कहाँ थी, आज कहाँ पे है। मिड डे मील वर्कर के ये जो 1000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर रखे हैं, वो 1000 रुपए 2010 में तय हुए थे। 2010 के बाद से केंद्र सरकार ने 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया मिड डे मील वर्कर का। और ये आंगनबाड़ी का जब ये आशा की 8 एक्टिविटी के पैसे बढ़ाए, तब इनका भी अनाउंस किया 1500 और 750, वो यहाँ पे 4 महीने हड़ताल कर करके एडी रगड़ के रहेगी आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर। लेकिन उनकी जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा के जो तय कहा था कि वो दिवाली का तोहफा है आशाओं को और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को, वो तोहफा उन्होंने आज तक जो है दिया नहीं है, वो मिला नहीं। ये हालात है, और ये हालात है तो हमें जो है संघर्ष वहां पे भी अपना बनता है। आशाओं की फेडरेशन नहीं थी पहले, पूरे देश का कोई संगठन नहीं था, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको जो है मुबारकबाद इस बात की कि हमने पीछे सितंबर में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे देश का अपना सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमने अपनी पूरे देश की जो है फेडरेशन का गठन किया है, और अब तीनों स्कीमों की फेडरेशन है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा निर्णायक लड़ाइयों के लिए जो है निर्णय लेंगी। लेकिन बात यह है आज इस समय पे कि सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है, क्या वो कर रही है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का सबने देखा, 27 दिसंबर को हजारों आशा वर्कर पंचकुला की सड़कों पे गई। वो बहुत भारी ठंड थी, बहुत सारी बीमार भी हुए, वहां पे जो है हम बैठे रहे, कोई बात करने के लिए जो है किसी के पास टाइम नहीं था। सरकार ये सोच रही थी ये 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगी और 2-3 घंटे बैठ के अपना रोटी पानी खा के ये वापस अपने अपने घर चली जाएगी, क्या जरूरत है बात करने की। जब दिन छिप गया 5 बजे 5:30 बजे, तब तो विभाग की नींद टूटी थी, तब वो जाके ये बात करने आए थे। और ये जो आशाओं का कोऑर्डिनेटर है उसका नाम
चांद सिंह है। मैं तो पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए पहले बता दिया था। मैं चांद तो रात में लिखड़ा करे, फिर सूरज जाते ही वो सच हो गई, वह सूरज जाते ही लिखड़ाया। वो जितने सूरज रहा इतना वो चांद नहीं लिखड़ा। और फिर बादशाह भी बोले आज तो बात नहीं हो सकती, 5 तारीख का था टाइम देंगे, विभाग की ACS भी आवेगी और जो भी सारे मसले होंगे हम सारे मसले जो है उसमें हल कर देंगे। 5 ना आ जियो तुम। काल थी वह 5 तारीख, काल हम चले गए। ACS तो दिल्ली जाली बोले कोई बड़ी इमरजेंसी मीटिंग आ गई ACS की। हमने फोन करके पूछा जी मीटिंग हो तो बता दे ना, हमारा काल का है प्रोग्राम, हम कराएंगे अपना प्रोग्राम, हम नहीं आते। बोले नहीं आओगे, क्यों नहीं आना है, जरूरी मीटिंग आपकी पक्की फिक्स है और जो है आपको आना पड़ेगा, मीटिंग की तो आपकी डेट फिक्स है। हम गए सुबह सुबह, कोई अपने घर से 4 बजे चला, कोई 5 बजे चला। हम जाके वहां पे 11 बजे जो है चंडीगढ़ पंचकुला हम पहुंचे। वहां पे जाके जो हम बैठते ही आओ भगत तो ठीक तरीके से कर रहे थे। जो हमें चाय दी, बोले काजू कतली और क्या क्या धर का प्लेटा में धर के आ गए और MD हमने धमकाने लग गया है। वो बोला कि क्या कर रहे हो तुम, काम नहीं करने दे रहे आशा वर्करों को, किस लिए आप काम करने से उनको रोकते हो, है ना। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, हमारे पास सबूत है कि आप जो है वर्करों को काम नहीं करने देते हो। तो हमने कहा जी पहले वो रिकॉर्ड और सबूत ले आओ। और बोले कि कार्रवाई होगी। तो मैं कहा कि बात क्या करनी है, फिर कार्रवाई करनी है तो ऐसा करो पहले रिकॉर्ड और सबूत ले आओ और पहला कर लो आप कार्रवाई, बाकी बात फिर करांगे। तो एक बार वो फिर बोलने लग गया MD, लेकिन एक शब्द और बोला, एक मांग पे फिर बात हुई, फिर वो चिढ़ गया। तो जो अपनी महासचिव है उसने कह दिया जी न्यू बता दो एक बार, बात करनी है कि धमकाना है, हम भी उससे दार बात करांगे। तो वो तो भाई बिफर गया, उड़ा कुर्सी पे उछला और वो तो बाहर हो गया। और जब हमने बाकी भी वो कुछ बोल रहा तो हमने भी कुछ बोलना पड़ा। हमके डांट खान जा रहे थे उड़े, हमने पूरी टक्कर ले ली MD की। और MD की जब टक्कर ली तो भाई वो तो छोड़ के भाग गया, मीटिंग कागज फेंक के और छोड़ छाड़ कर वो भाग गया। हमने भी उड़ाए, नारे लगा दिए, दफ्तर के अंदर है बाहर नहीं निकले। हमने कहा पहले अंदर नारे लगावांगे, हम फिर बाहर आवांगे। आके हमने जो है फेसबुक लाइव भी किया, हमने सबको बताया कि जो है मिशन डायरेक्टर का जो है मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो या तो घर से लड़के आए हुए हैं या वो मानसिक तौर पे बीमार है, सरकार उनका इलाज करा ले, कोई दूसरा अधिकारी भेज दे। उनने भी सुनी होगी CCTV कैमरे में, 2 मिनट बाद उनका होश आया होगा, तब उन्होंने कहा जी फिर आ जाओ बात पे ठीक ठाक बात करांगे। हम नाट गए थे। फिर भी जो है चांद मैदान भी और वो जो बंसल जो उस दिन बोल के गया था वो भी आकर बोले जी अधिकारी भी अपने न्यारे कोनी इकट्ठे, हाँ ठंडा गर्म चलता रहा करे, कोई बात नहीं, आज नहीं करोगे 10 दिन बाद आओगे तो भी तो बात तो अड़े करनी पड़ेगी, कोई नहीं जी आ जाओ जी आ जाओ। तो वहां हमें ले गए, फिर उन्होंने मीठी मीठी बात करी, फिर सही तरीके से बात करी। फिर तो MD न्यू भी नहीं नाट्या थारी तनख्वाह ना बढ़ावे। बोले जी हाँ ठीक है आपकी मांग, तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए आपकी, 5 साल हो गए, ठीक कह रहे हो, और कितनी बढ़नी चाहिए वह उस बेचारे के हाथ में नहीं थी, वह तो स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। तो उन्होंने कहा भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ आपकी जल्द जो है मीटिंग तय कर देते हैं। हमने कहा था ESI PF में कवर करो आशा वर्कर को, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या नियम कायदे क्या है उसके, हम वो जो है उसको फॉलो कर लेते हैं उस बात को, और हम उसको आपको यदि आपका किसी तरह से भी बनेगा तो आपकी PF की और ESI की सुविधा भी उसमें आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो है उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट वाले पे कुछ नहीं कहा, बोला हम तो आंगनबाड़ी वाला था पहला तो देने लग रहे हैं 20,000। बहुत बहस हुई उस पे कि 20,000 क्या होता है, लेकिन जो है उस पे कोई उससे आगे कोई बात नहीं हुई। आयुष्मान भारत के कार्ड पे उन्होंने कहा 95% आशा वर्कर्स के बढ़ चुके हैं, जो 5% बची हुई है उन 5% को हम जल्दी से जल्दी उनको कैसे कवर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में हमने स्पेशल कैटेगरी बना के जो इनकम का क्राइटेरिया तय किया, उस क्राइटेरिया में थोड़ी सी वर्कर छूट गई, ज्यादातर तो उसके अंदर समाहित हो गई है, सबके बन गए हैं, बाकी के भी बना देंगे, है ना। और ऑनलाइन काम पे हम अपना कह आए, उनने अपना कह दिया, हमने कह दिया जी कोना करा, वो बोले कि सने रोकोगे नहीं, हम बोले कि हम नहीं रोकते, वर्कर नहीं करना चाहती, वर्कर मारता बतावे कि दीदी यो के हो गया, यो के आ गया, इसने बंद करवाओ और उसने बंद करवाओ। हमारे पास तो फोन आते हैं
और जो है तब हम जो है बाकियों को ये कहते हैं वो आपस में डील करती हैं ऐसे। बोले नहीं नहीं, मैं हमारे पास आप लोगों के फोन के एक मैसेज है, इसका मतलब वो हमारे फोन भी रिकॉर्ड करे हैं, हमारे मैसेज भी चेक करे हैं। हमने कहा रिकॉर्डर काट लो, फिर एक बार आप दिखा दो। फिर मैं किया तो आपने दिख गई। और ये दिव्यांगा का सर्वे, बोले हाँ बहुत बढ़िया काम करा, दिव्यांगा का सर्वे करवा दिया। मैं कि आपको पता है कि आशा वर्कर दिव्यांगा का सर्वे नहीं करना चाहती थी, और फालतू का काम था उनके लिए भी। बोले नहीं तो सारे ने नाट जाओगे। मैं कहा कि जब आधी वर्कर ने कर लिया तो हमने समझाया था, बाकी आधी को जब आधिया ने कर लिया कोई बात नहीं, तुम भी कर लो। तो वह मैसेज को ना ले रहे आप हमारे, वो ले रहे हो जिसमें हम नाटा हाँ, और आपने जो करना हो वो कर लो। और दोबारा जब बुलाए तो सिविल ड्रेस में, कई तो पुलिस वाली बुला रखी थी एमडी ने, और पैरे में जो है वो सोचा ये बेराने के तो फोड़ कर जास के हैं, पैरे में मीटिंग हो रही थी एक तरीके से। तो ये हालात है। अब इन हालात का जो है जायजा ये है, इसे सबको समझना ये है, किसी एक स्कीम की बात नहीं है ये। इन टोटल में सरकार का जनता के प्रति व्यवहार क्या है, वो क्या समझते हैं। असल में उनको ये लग रहा है कि ये किसी मुद्दे पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब कर्नाटक में चुनाव होने लग रहे हैं, कर्नाटक में जो है बीजेपी के मंत्री खुले तौर पे कह रहे हैं कि भाई कोई नुकवा, हमारी गली खराब है, हमारे पीने का पानी को नहीं, हमारे नौकरी को नहीं, हमारे कच्चे मकान है पक्के करा दो। कोई अपनी समस्या कहे, किसी समस्या को सुनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये कहना है कि धर्म खतरे में है, मुसलमान सिर पर चढ़ रहे हैं, इनका इलाज करना है, अपनी बेटियां में बचा कर रखो। लव जिहाद दिया रहे हैं, जिहाद फैला रहे हैं और ये कर रहे हैं। मतलब जाकर धर्मता आके बाहर बात नहीं करनी, उसके अंदर लोगों को उलझा के रखो, उसमें फंसा के रखो, और ये इसी तरह से जीतते हैं। नहीं तो इनके जीतने का और कोई वजह नहीं है। अपने पास बहुत तरह के संकट है आने वाले समय के। संकट ये भी है कि हमारे जो है बच्चे आने वाले समय में अनपढ़ रहने की संभावनाएं बन रही है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत अब स्कूल 5000 पहले बंद हो लिए, 4000 स्कूल की नई लिस्ट तैयार हो रही है कि बंद हो जाएंगे। फिर भी जो मजबूरी में सरकारी स्कूल में बालका ने भेजे हैं, उस खातर जो है चिराग योजना, ये चिराग योजना पता होगा ना, चिराग योजना। भाई सरकारी स्कूल में बालक ने भेजोगे तो 500 देने पड़ेंगे तुमने, और जब प्राइवेट स्कूल में बालक ने भेजोगे तो 1100 सरकार देगी तुम लोगों को। और इसलिए सब सोचेंगे भाई क्यों 500 दिए करते हैं, आप तो 1100 ले लेंगे, प्राइवेट में भेज दिया बालक ने। फिर जो और बाकी के स्कूल बच रहे हैं, उन स्कूलों के अंदर भी बच्चे नहीं बचेंगे। फिर कहा जाएगा कि स्कूलों में बच्चे नहीं है, ये बाकिया ने भी बंद करो। और जिस दिन सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, उस दिन चिराग योजना, गैस की सब्सिडी हो जाएगी। फिर आप जो है ये प्राइवेट स्कूलों के चोचले, इनके ये कमीशन पे जो सारी चीजें मिलती है, वो इनकी लंबी चौड़ी फीस हम देने की स्थिति में नहीं होंगे। सारे गोदाम जो है वो अडानी अंबानी के हो चुके हैं। खाद्यान्न वो भी मतलब मर्जी की बात है उनकी, वो किस कीमत पे वो निकलेगा। महिलाओं की स्थिति हम देख रहे हैं। महिलाओं की स्थितियां हम देख रहे हैं। एक तो कल परसों का केस है रात का कंजावला के अंदर। कंजावला में 2 लड़कियां स्कूटी पे जा रही थी, जो उसमें वो बीजेपी का नेता था, उनकी टक्कर हुई। एक्सीडेंट जान के हुआ बिना जान के हुआ ये तो तफ्तीश से पता चलेगा, लेकिन एक्सीडेंट होकर लड़की उनकी कार में फंस गई। 11 किलोमीटर तक जो है उसको घसीटते रहे, बने यू टर्न लिए, और उसके बदन पे नहीं बची एक खातर कपड़े की, और वो घिस घिस के रगड़ के वो मर गई। ये 3 दिन पहले की खबर है। और जो है पुलिस क्या कह रही है, और क्या कह रहे हैं, वह नशे में थी, वह नशे में थी। और जो है अगर नशे में तो थी, और वो जो अंदर बैठे थे वो क्या में थे, वह भी नशे में होंगे। समाज के अंदर कोई बुराई आती है तो वह बुराई छांट कर को नहीं आवे कि वह छोरा का तो लाग गई बुराई और छोरिया का ना लाग गए, वह तो सबके साथ कट्ठिए आवे और कट्ठिए जाएगी। लेकिन जो है वो आप नजरिया देखिए कि आप कोई मरने के बाद भी आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, फिर ये कहते कि वह रात में घर पे बाहर क्यों निकली थी। भाई वो घर पे बाहर निकलने का पेटेंट भी सारा लड़कियां ने करवा रखा है। इसका मतलब रात की शिफ्ट होती है, लड़कियां नौकरियां करती हैं आजकल,
शाम को जाती है, रात को जो उनकी शिफ्ट छुटती है रात को 2-2 बजे, और वो 2-2 बजे अपनी शिफ्ट छोड़ के अपने परिवारों का पालन पोषण करती है, वो तब आती है। तो ये एक स्थिति है। यहाँ का देख लो, जो जरकिया जिले की महिला कोच खिलाड़ी है, भावक इतनी बढ़िया, और वो जो है खेल मंत्री संदीप सिंह, अपने हरियाणा का केस है ये, अभी 7-8 दिन हो गए इसको, जो है उसने आरोप लगाया कि ये मेरे को जो है मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है, मुझे अपनी कोठी पे बुलाता है, तो उसको खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं की। उसने डीजीपी पुलिस को, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको शिकायत की कोच ने, लेकिन उसकी शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई किस पे हुई? जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उसकी जो है उसने शिकायत दी कि ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, और उस पर तुरंत सुनवाई होगी, और तुरंत उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया जो आरोपी मंत्री है उसकी शिकायत पे। और उस एसआईटी ने उस मंत्री से एक बार भी पूछताछ नहीं की है अभी तक, एक बार भी। और वो जो महिला कोच है उसको रोज बुलाते हैं पूछताछ के लिए, कई घंटे तक उसको जो है पूछताछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं क्या निकालेगी, अब तू ये देश छोड़ के चली जा, तेरे खाते में 1 करोड़ रुपए हर साल भेज देंगे, जित जाना हो चली जा। और जो है इस सारे मामले में आधा रफा दफा कर मुख्यमंत्री ने बयान दिया। 5 दिन तो बोलिया को ना मुख्यमंत्री, और जब 6ठे दिन मुंह खोला उसने, पूछा पत्रकारा ने, भाई ये मामला क्या चल रहा है, आप इसको जो है आरोपियों मंत्री के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लग रहा है, आप इसको मंत्रिमंडल से हटाते क्यों नहीं हो? तो उस पे उन्होंने कहा कि जो है कोई आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, हमारा मंत्री अपराध सिद्ध नहीं हुआ उसका, और ये लड़की तो झूठे आरोप लगा रही है। अरे अकल मारी गई इनकी, कोई इनसे पूछने वाला हो कि भाई तेरे बिना जांच यूं तो बेड़ा पाट गया कि भाई ये जो है बिना जांच के इस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सकता मंत्री पे, लेकिन तेरे बिना जांच के न्यू कर बेड़ा पाट गया कि जो लड़की बोल रही है ये झूठ बोल रही है। मतलब खुले तौर पे वो मंत्री का बचाव कर रहे हैं, और खुले तौर पे जो हमें आज बैठे हैं ये, तो आज हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत दुख के साथ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि अपनी जो आशा वर्कर यूनियन की नेता ललिता महम से, उनका छोटा बेटा वो सुसाइड कर गया। इससे पहले भी हमने बताया कि भी हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ क्या होने लग रहा है, उनके भविष्य सुरक्षित नहीं है बच्चों के। वो जो है दिन रात पढ़ाई कर करके जो है आंख फोड़ लेते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। क्या समाज के अंदर चल रहा है? और भाई आपा क्या सोचे हैं, हम नहीं सोचे। अच्छा महिला कोच के साथ छेड़छाड़ होगी, मैं क्यों प्रदर्शन में आऊं? फलाने के साथ नहीं हो गया, मैं क्यों इसके खिलाफ आवाज उठाऊं? मैं तो अपनी बात देखूं, मेरी क्या बात हो रही है, मेरी क्या बात हो रही है? ये अपनी सबकी बात है, और ये अपने सबके ऊपर से ही होके गुजरती है। कभी किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नंबर आता है, हमें नहीं पता होता कि हमारा नंबर कब आने वाला है। हम में से भी कौन जो है इन अपराधियों का, ये जो बिल्कुल छुट्टे घूम रहे हैं बीजेपी के तमाम अपराधी, इनका कौन शिकार हो जाएगा कब, हम में से नहीं पता। तो आवाज उठाओ मिलके, और ये जितना ये नीतियां बिल्कुल ऐसी विनाशकारी नीतियां, देश को विनाश की गर्त में लेके जाने वाली नीतियां जो सरकार की है, इन तमाम नीतियों के खिलाफ बहनों मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये आह्वान आज यहाँ पहुंच गया कि आप तीनों स्कीम वर्कर भी मिलकर लड़ेंगे तो भी पार की बात नहीं है। उससे अलग भी हमें बहुत बड़ी जनता बच रही है, उन तमाम लोगों तक भी जाके आना है। 3 संगठनों ने, खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा और CITU ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम जो है गांव-गांव अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान, जिसमें ये नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति के खिलाफ, अब सारी बातें बताई नहीं जा सकती, देर हो जाएगी। ये नई स्वास्थ्य नीति कह रहे डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, जिसमें वो सारा डाटा आपका रख देंगे। सरकारी में जाओ, प्राइवेट में, वो कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र ने आपको बहुत राहत दे रखी होगी, उसी सी राहत जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड भी दे देगा। और वो मतलब उसने थैला में ठाए और CHC सेंटर पर बैठे रहो, आज यो कागज ठीक कराना, आज यो कागज ठीक कराना है। और आपके जो सरकारी अस्पतालों पे ताले लगाने की योजना है। बच्चों पढ़ाओ नहीं, बीमार हो तो इलाज नहीं करवा सकते,
रोजगार नहीं, खा नहीं सकते तो जिंदा कैसे रहेंगी आने वाले, हमारी नस्ल कैसे बचेंगी? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भगत सिंह ने सपना देखा था 75 साल पहले, 100 साल पहले कि हमारा देश जब अंग्रेजों से आजाद होगा तो हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कोई शोषण ना हो। और आज हम जो है उनके सपनों को दफन, जो 23-23 साल के बच्चे फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे तब जाके हमें ये आजादी मिली थी, आज उस आजादी को ये मिट्टी में मिला रहे हैं। और धर्म के नाम पे जो है ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गुंडागर्दी फैला रहे हैं, गुंडागर्दी। प्रज्ञा ने ये कहा, प्रज्ञा ठाकुर कर्नाटक में बोले कि क्या कर रहे हो आप लोग, हथियार बना लो अपने, हथियार नहीं होगे तो सब्जी तो काटते होगे, घर में सब्जी वाले चाकू तो होंगे, उनको ही तेज कर लो। और जो है मतलब किस बात के लिए उकसा रहे हैं? मार काट के लिए उकसा रहे हैं। वो कौन होंगे मार काट करने वाले? मार काट करने वाले अपने नौजवान बच्चे होंगे। जो एक उम्र से ऊपर चला जाता आदमी समझ आ जाती है वो ना भी बहके, लेकिन जो नौजवान बच्चे होते हैं वो बहकते हैं। तो आधे तो जो है वो चाकू पना के मारने वाला में होंगे और आधे मारने वाला में होंगे। ये रोजगार बीजेपी देगी आपके बच्चों को। और ये इसीलिए ये सेना में 4 साल की भर्ती आ रही है, या और क्या है? सेना कदे ठेके पे देखी थी कि ये 4-4 साल की भर्ती कर रहे हैं, और 4-4 साल में जो क्या ट्रेनिंग लेके आवेंगे वो बालक? हथियार चलाने की। 4 साल में तो कुछ नहीं सीखेंगे, हथियार चलाना सीखेंगे। और वो हथियार चलाना सीख के लाइसेंस वाला हथियार लेके जब वो वापस लौटेंगे और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे। तो ये हालात है, इन तमाम हालात के खिलाफ जो हमें लड़ना है और आह्वान है वो विनोद आपके बीच में रखेंगे, बातचीत करेंगे वो कि भी हमें क्या क्या जो है अपने जनता के मांग मुद्दों को लेके जिनसे बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है, हमें अपनी जनता का ध्यान उन्हीं मुद्दों पे लेके आना है। तो हम जो है अभियान चलाएंगे और सबको बहुत ईमानदारी से उसके अंदर शिरकत करनी है। फरवरी के महीने में डेट तय हो जाएगी। सारे जिला मुख्यालयों पे जो हमारी गांव स्तर की मांगे उनको लेके पड़ाव डाले जाएंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मिड डे मील की मांग नहीं होगी, आशा की नहीं होगी, आंगनबाड़ी की नहीं होगी, चौकीदार की नहीं होगी, वन मजदूर की नहीं होगी, सबकी होंगी। और उस पर न्यारी जो गांव की हमारी साझा कॉमन मांगे होंगी वो भी होंगी, उनको लेके फरवरी में पड़ाव लगाएंगे। और भाई कमर कस लो, फिर कति जो है चढ़ाई करनी है संसद पे 5 अप्रैल में। 5 अप्रैल थोड़ा कटाई का भी सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 1 दिन का प्रोग्राम है तो वो 1 दिन का प्रोग्राम अपना पहले ही फिक्स कर लो। यो 5 जो है या तो मोदी की छाती पर चढ़ाई खातर है, यो 5 अप्रैल और दिल्ली चालना अपन सब ने उसकी बढ़िया तैयारी करनी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।